हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी का मॉक टेस्ट 4। इससे पहले ऑलरेडी हम 3 मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा एंड आप लोगों ने उन मॉक टेस्ट को काफ़ी पसंद भी किया, क्योंकि हमने उनमें कुछ ऐसी स्पेशल बातें बताई थी जिन्होंने आपको शायद काफ़ी हेल्प की होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। देखिए, उस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि सीडीपी का टेस्ट देने के लिए या सीडीपी का एग्जाम देने के लिए कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव वर्ड्स का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ताकि आप लोग अपना काफ़ी समय इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स के थ्रू सेव कर सकें एंड आपका टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हो सके। आप अपने सीडीपी में टाइम बचाकर किसी अन्य सब्जेक्ट में वह समय दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड हम ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स को कंटिन्यूसली आप लोगों को बताते रहते हैं, ताकि आप लोगों का रिविजन भी होता रहे एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो वर्ड्स हैं वो आप लोगों को याद भी हो जाए। चलिए स्टूडेंट्स, इसी को ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखिए, इनमें से वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि असेसमेंट फॉर लर्निंग को हाईलाइट करता है। अगर हम असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करें तो असेसमेंट फॉर लर्निंग इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हाईलाइट करता है। हम फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ते हैं, तो द टीचर असेसिस द स्टूडेंट्स बाय कंपेयरिंग। देखिए, इतना पढ़ते ही आप लोगों को इस ऑप्शन को आगे नहीं पढ़ना चाहिए एंड आप लोगों को यहाँ पर स्टॉप हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों को यह दिख रहा है कि एक वर्ड आ रहा है कंपेयरिंग, एंड कंपेयरिंग एक नेगेटिव वर्ड होता है। इसको देखते ही आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए इस वाले ऑप्शन को पढ़ने के लिए, क्योंकि जब कंपेयरिंग आ गया इसका मतलब ये एक नेगेटिव वर्ड है और ये ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। अब ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता है कि किसी भी स्टूडेंट को हम दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कंपेयर करना गलत होता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर एक स्टूडेंट अपने अंदर यूनिक होता है। सेकंड ऑप्शन जब हम पढ़ते हैं, द टीचर असेसिस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए, टीचर क्या करते हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स की जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको असेस करते हैं। बिसाइड्स फोकसिंग ऑन द प्रोसेसेस ऑफ थिंकिंग, बल्कि प्रोसेसेस ऑफ थिंकिंग को बिसाइड्स करते हुए एक तरह से हम कह सकते हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को असेस करते हैं। तो डेफिनेटली देखिए, ऐसा होता है एंड यही आई थिंक सही ऑप्शन होना भी चाहिए। बट फिर भी हम देख लेते हैं थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में क्या कमियां हैं। जब हम थर्ड ऑप्शन की ओर देखते हैं, तो द टीचर असेसिस द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक। देखिए, इसमें कह रहा है कि भाई जो टेक्स्ट बुक में इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग एक टीचर एक स्टूडेंट को असेस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही किसी भी स्टूडेंट को असेस करें। फोर्थ ऑप्शन जब हम पढ़ते हैं, तो द टीचर असेसिस अ स्टूडेंट बेस्ड ऑन हिज हर परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू अदर्स। देखिए, यहाँ पर अगेन सेम वर्ड आ गया कंपैरिजन, एंड हम दूसरों से कंपैरिजन कभी भी किसी स्टूडेंट को नहीं करते हैं। ऐसा करना गलत होता है। तो देखिए, जब आप लोग ऐसा देखते हैं, इस प्रकार से ऑप्शंस को देखते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन तो आप लोगों ने नेगेटिव वर्ड के थ्रू ही गलत कर दिया। यानी आपके क्वेश्चन को जो सही होने के चांसेस है ना, कितने हो चुके हैं, 50%। क्योंकि 50% ऑप्शन तो आप लोगों ने ऑलरेडी हटा दिए, एलिमिनेट कर दिए। तो आप लोग के बचे क्या, सिर्फ सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन। एंड सेकंड एंड थर्ड में से भी आप लोग थर्ड को हटा सकते हैं, क्योंकि इसमें टेक्स्ट बुक के बेस पर कहा गया है एंड ऐसा नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिलहाल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वह रहने वाला है सेकंड। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का क्या मतलब होता है, तो चलिए अपने ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। द टीचर लीडिंग ऑल द लर्निंग इन द क्लासरूम, कि जो क्लासरूम के अंदर, देखिए हम फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं, तो क्लासरूम के अंदर एक टीचर जितनी भी लर्निंग होती है उसको एक टीचर लीड करते हैं। एक टीचर लीड करता है, क्या ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है? नहीं। इनेबलिंग द चिल्ड्रन टू फॉलो प्रेस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन। देखिए, प्रेस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन को फॉलो करने के लिए स्टूडेंट्स को इनेबल करना,
ये भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का पार्ट नहीं होता है। द टीचर डिक्टेटिंग द चिल्ड्रन व्हाट शुड बी डन, क्या एक टीचर को डिक्टेट करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए या क्लास में क्या होना चाहिए? गलत। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का या चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का मतलब क्या होता है? गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस, यानी कि बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उनको प्राइमेसी देना, उनको महत्व देना, उनको प्राथमिकता देना एक तरीके से। और बच्चों की जो चॉइस होती है या बच्चों की जो वॉइसेस होती हैं, उनको एक तरीके से हम कहते हैं प्राइमेसी देना, महत्व देना, इम्पोर्टेंस देना। यही होता है मीनिंग ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ना हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी है तो आप लोग हिंदी में अपने क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्स पियाजे एंड वाइगोट्स्कीज व्यूज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट करेक्टली। देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि पियाजे एंड वाइगोट्स्की लैंग्वेज के बारे में क्या बोलते हैं। तो देखिए प्याजे तो क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू प्याजे अगर हम बात करें तो प्याजे कहते हैं कि थॉट पहले आता है एंड लैंग्वेज बाद में आती है। एंड वाइगॉट्स के क्या बोलते हैं कि लैंग्वेज पहले आती है एंड थॉट बाद में आता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए हम अगर फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू प्याजे थॉट इमर्जेस फर्स्ट। देखिए क्या बोल रहे हैं, थॉट इमर्जेस फर्स्ट, और हमने यहाँ पर क्या जाना कि प्याजे के अकॉर्डिंग थॉट पहले आती है एंड लैंग्वेज बाद में आती है। एंड अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स लैंग्वेज हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट डेफिनेटली, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा अगर हमको नॉलेज है प्याजे एंड वाइगॉट्स की थ्योरी अगर आप लोगों ने पढ़ी है अच्छे प्रकार से, तो आप लोगों को बाकी का ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आप लोग डायरेक्टली फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ते ही इसको सही क्लिक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड स्टूडेंट्स अगर आपको प्याजे एंड वाइगॉट्स की थ्योरी पढ़नी है तो हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पर इनको अपलोड किया हुआ है, जिसमें काफ़ी डिटेल्स में हमने जाना प्याजे एंड वाइगॉट्स्की की थ्योरी को। बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। वॉचिंग हर ग्रैंड डॉटर आर्ग्यूइंग विद हर फादर फॉर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप, द ग्रैंड मदर सेज वाई कांट यू बी ओबीडियंट लाइक अ गुड गर्ल हु विल मैरी यू इफ यू बिहेव लाइक अ बॉय, दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए एक ग्रैंड मदर देखती हैं कि उनकी जो ग्रैंड डॉटर है वो अपने फादर से आर्ग्यू कर रही है स्कूल ट्रिप पर जाने के लिए। तो ऐसा देखते हुए जो ग्रैंड मदर हैं वो क्या बोलती हैं अपनी ग्रैंड डॉटर से कि वाई कांट यू बी ओबीडियंट, भाई तुम ओबीडियंट क्यों नहीं होते, तुम बातों को क्यों नहीं मानते, जैसे एक गुड गर्ल को माननी चाहिए बातें इस प्रकार से। हु विल मैरी यू, तुमसे कौन शादी करेगा अगर तुम, इफ़ यू बिहेव लाइक ए बॉय, अगर तुम एक बॉय की तरह बिहेव करती हो तो तुमसे कौन शादी करेगा। इस प्रकार का स्टेटमेंट कौन कहती है? एक ग्रैंड मदर अपनी ग्रैंड डॉटर से कहती है। दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये स्टेटमेंट इनमें से किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? जेंडर स्टीरियोटाइप्स अबाउट एट्रीब्यूट्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, डेफिनेटली स्टूडेंट्स देखिए ये क्या करता है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। इस स्टेटमेंट से हमको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप यूज हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स बाकी ऑप्शंस को हमको अगेन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको जेंडर स्टीरियोटाइप की नॉलेज है एंड अगर आपने जेंडर स्टीरियोटाइप्स को काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा हुआ है, अगर आपको जेंडर स्टीरियोटाइप्स डिटेल्स में पढ़ना है तो इसको भी हमने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। काफ़ी डिटेल्स में जाना था हमने कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसको कैसे हम एक तरीके से जेंडर स्टीरियोटाइप को खत्म कैसे कर सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सारी चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल्स में जानी थी। अगर आपने वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को भी अपने चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट असेसमेंट आर करेक्ट। देखिए अगर हम स्टेटमेंट असेसमेंट की बात करें तो असेसमेंट के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? असेसमेंट शुड हेल्प स्टूडेंट्स सी देयर स्ट्रेंथ्स एंड गैप्स। देखिए डेफिनेटली एक असेसमेंट को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स की हेल्प करनी चाहिए उनकी स्ट्रेंथ एंड उनके गैप्स यानी उनकी वीकनेसेस को जानने में डेफिनेटली। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही। असेसमेंट इज मीनिंगफुल ओनली इफ कंपेरेटिव इवेल्यूशंस ऑफ स्टूडेंट्स आर मेड। देखिए अगेन स्टूडेंट्स
आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नेगेटिव वर्ड्स यूज किए गए हैं सेकंड ऑप्शन में, इसलिए हम सेकंड ऑप्शन को गलत कर देंगे कि सेकंड ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब वो नेगेटिव वर्ड क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसमें दो दो नेगेटिव वर्ड आए हुए हैं। पहला तो है ओनली एंड सेकंड है कंपेरेटिव। बच्चे ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको सीडीपी में ओनली शब्द दिखे ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये नेगेटिव होता है। क्योंकि देखिए, सपोज कीजिए, चाहे कितनी भी गुड यानी कितनी भी अच्छी चीज़ें हो ना, हम अगर सिर्फ ओनली लगा दें तो वह भी नेगेटिव हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने बोला कि भाई सपोज कीजिए कोई भी अच्छा काम है, जैसे मान लीजिए पढ़ना, जैसे कि पढ़ना एक बहुत अच्छा काम होता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ओनली पढ़ाई करनी चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, तो क्या ऐसा बोलना सही होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा गलत होगा। क्योंकि पढ़ना चाहे कितना भी अच्छा काम हो, लेकिन अगर हम ओनली पढ़ाई करें तो वो गलत होगा। यानी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ और कर ही नहीं रहे। तो इसलिए हम कहेंगे कि ओनली वर्ड जहाँ पर आ जाए वो एक नेगेटिव वर्ड होता है। एंड कंपेरेटिव वर्ड हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि वो नेगेटिव होता है। Assessment should assess not only memory but also understanding and application. Definitely students, देखिए असेसमेंट को ना सिर्फ मेमोरी को असेस करना चाहिए बट ऑल्सो हमारी अंडरस्टैंडिंग को एंड हमारी एप्लीकेशन को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, एक तरह से असेस करना चाहिए। तो ठीक है, हम कहेंगे कि हमारा सी ऑप्शन भी करेक्ट है। असेसमेंट कैन नॉट बी पर्पजफुल इफ इट डज नॉट इंक्लूड फियर एंड एनग्जाइटी। देखिए, अगर असेसमेंट में फियर एंड एनग्जाइटी को हम इंक्लूड नहीं करते हैं तो क्या ये पर्पजफुल नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है। इसको हम कहेंगे कि भाई डी ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो इसको देखते हुए ए एंड सी, कौन से ऑप्शन है ए एंड सी? देखिए, आप लोगों को दिखेगा कि ए एंड सी फोर्थ ऑप्शन में है, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग ना ट्राई कीजिएगा कि आप लोग अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं हमारे सॉल्व करने से पहले। एंड आप लोग ये भी बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा आउट ऑफ 20। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड स्टडी। देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग जो स्पेशल नीड के जो चिल्ड्रन होते हैं या स्टूडेंट होते हैं उनको स्टडी करनी चाहिए। अब कहाँ पर स्टडी करनी चाहिए वो हम ऑप्शंस के थ्रू जानेंगे। इन स्पेशल स्कूल्स क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर देम। क्या स्पेशल स्कूल्स में जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए ही बनाए गए हैं, स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट ऐसा नहीं है, बल्कि राइट टू एजुकेशन एक्ट तो बोलते कि हम सबको, चाहे कैसे भी स्टूडेंट हों, उन सभी को एक जगह इंक्लूसिव होकर पढ़ाई करनी चाहिए। एंड यहाँ पर बात हो रही है एक्सक्लूजन की। देखिए, एक्सक्लूसिव तो नहीं होगा, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा। एट होम विद देयर पेरेंट्स, क्या स्पेशल नीड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कूल नहीं जाना चाहिए बल्कि घर पर पढ़ाई करनी चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ में? तो ऐसा भी नहीं है। इन इंक्लूसिव एजुकेशन, डेफिनेटली स्टूडेंट्स, देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है कहाँ पर? राइट टू एजुकेशन एक्ट में, प्रोविजंस टू कैटर इंडिविजुअल नीड्स, है ना। तो हम कहेंगे कि भाई जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव स्कूल्स में उनको पढ़ाई करनी चाहिए। इन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, तो देखिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स की भी ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि स्पेशल नीड के स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में पढ़ाई करनी चाहिए। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन, एन इफेक्टिव टीचर इन अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स वुड या शुड, कुछ भी लगा सकते हैं। देखिए, इसका मतलब क्या है कि एक इफेक्टिव टीचर को उसके क्लासरूम में, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, अब उस एक टीचर को क्या करना चाहिए? फोकस ऑन देयर कल्चरल नॉलेज, कि उनकी कल्चरल नॉलेज पर फोकस करें। टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, ताकि उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एड्रेस किया जा सके अमंग द ग्रुप्स के अंदर में। तो देखिए, हम कह सकते हैं डेफिनेटली ऐसा होगा, बट हम फिर भी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, क्या पता इससे बेस्ट ऑप्शन हमको मिल जाए। क्योंकि सीडीपी में जरूर नहीं कि एक ऑप्शन सही है तो वही आपका सही होगा, आपको उससे बेस्ट ऑप्शन भी मिल सकता है। पुश स्टूडेंट्स फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स टू वर्क हार्ड। देखिए, क्या जो डिप्राइव्ड बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको हार्ड वर्क करने के लिए पुश करना, ऐसा देखिए नहीं होता है। आप लोग सीडीपी जितनी पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने जितनी प्रैक्टिस की होगी,
उसके बेसिस पर आप लोग जान सकते हैं कि भाई किसी भी स्टूडेंट के साथ में हम स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं कि भाई डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स को हम बोलें कि हार्ड वर्क करो, ऐसा कहना गलत होगा। इग्नोर कल्चरल नॉलेज को देखिए, इग्नोर आप लोग समझेंगे कि इग्नोर करना भी एक नेगेटिव वर्ड होता है, ये आप लोगों को समझनी पड़ेगी ये बात कि भाई किसी भी को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो पॉजिटिव चीज़ हो या नेगेटिव चीज़ हो। हमें हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए बात करनी होती है, तो इग्नोर करना भी एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। क्रिएट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए अगेन बच्चे आप लोग ना इन बातों को ध्यान रखिए, इनके बेसिस पर आप लोग बहुत सारे ऑप्शन को सही करेंगे एंड सीडीपी में आपके काफ़ी अच्छा स्कोर कर कर आएंगे। फोर्थ ऑप्शन में हमारा गलत होगा, क्यों? क्योंकि ग्रुप्स को क्रिएट करना एक नेगेटिव वर्ड होता है। देखिए अभी तक हमने इस वाले सेशन में कितने नेगेटिव वर्ड्स जाने, हमने जाना कि इग्नोर करना नेगेटिव वर्ड है, क्रिएट ग्रुप्स यानी ग्रुप्स बनाना एक नेगेटिव वर्ड होता है, ओनली एक नेगेटिव वर्ड होता है एंड कंपैरिजन एक नेगेटिव वर्ड होता है। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारे इस वाले 8th क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉग्निशन एंड इमोशंस इज करेक्ट? देखिए कॉग्निशन एंड इमोशंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कॉग्निशन इन इमोशंस आर प्रोसेसेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कॉग्निशन एंड इमोशंस ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं ये एक दूसरे से इंटरवीन्ड है, यानी इंडिपेंडेंट तो ये एक दूसरे से नहीं है। तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इंटरवीन्ड एंड इफेक्ट ईच अदर। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, जो इमोशंस एंड कॉग्निशन है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इंटरवीन्ड है एंड एक दूसरे को अफेक्ट भी करते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एंड आगे हमें थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ जो क्वेश्चन होते हैं ना वो नॉलेज बेस्ड होते हैं। अगर आप लोगों ने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा हुआ है, अगर आप लोगों ने कॉग्निशन एंड इमोशंस को अच्छे प्रकार से पढ़ा हो, तो आप लोगों को थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। आप लोग डायरेक्टली सेकंड ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं एंड अपना टाइम सेव कर सकते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एंड टाइम को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तब तो आप लोगों को खैर इतना आवश्यक नहीं, बट फिर भी आवश्यक तो है। बट अगर आप लोग DSSS भी दे रहे हैं ना, तो आप लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बिना टाइम मैनेजमेंट के आप लोग DSSS को क्लियर नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। देखिए एक इंक्लूसिव क्लासरूम में विद डाइवर्स लर्नर्स, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही रहने वाला है। कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग की बात की जा रही है डाइवर्स लर्नर्स के लिए इंक्लूसिव क्लासरूम में। शुड बी एक्टिवली डिस्करेज्ड? नहीं यार, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग को हम डिस्करेज कैसे कर सकते हैं? हम डिस्करेज थोड़ी कर सकते हैं, इस चीज़ को नहीं कर सकते। शुड बी यूज्ड ओनली समटाइम्स, क्या सिर्फ कुछ समय पर यूज होनी चाहिए? ऐसा भी नहीं है। देखिए स्टूडेंट, इसमें भी ना काफ़ी नेगेटिव वर्ड्स आ रहे हैं, उनको मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। फिलहाल हम ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड टू फैसिलिटेट पीयर एक्सेप्टेंस। डेफिनेटली हम कहेंगे थर्ड ऑप्शन अपना सही है। शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड, ऐसा भी नहीं है। देखिए अब मैंने किस बेसिस पर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन को गलत किया, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन में हमको दिख रहा है डिस्करेज। डिस्करेज करना एक नेगेटिव वर्ड होता है, एंड जहाँ पर आपको डिस्करेज मिले तो समझ जाइए कि वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है और उसके करेक्ट ऑप्शन होने के बहुत कम चांसेस हैं। सेकंड में हमको दिख रहा है ओनली। देखिए इससे पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ओनली एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसको देखते हैं। अगर आप लोगों को अच्छी नॉलेज है ना, जितना समय हम इस वाले क्वेश्चन को करने में वेस्ट कर रहे हैं, इतना समय वेस्ट करने की आवश्यकता थी ही नहीं। आप लोग डायरेक्ट देखते डिस्करेज गलत, ओनली गलत, शुड नॉट प्रैक्टिस, देखिए किसी चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करना ये भी गलत है। यानी आप लोग डायरेक्टली तीन ऑप्शन को गलत करके डायरेक्टली थर्ड ऑप्शन को सही करके आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11th, अ टीचर कैन एड्रेस डाइवर्सिटी इन हर क्लासरूम बाय। एक टीचर अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी को एड्रेस कर सकती है या कर सकते हैं किसके थ्रू? A B C D, या फिर ये चारों, या फिर इनमें से कोई 2-3। तो देख लेते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन क्या है अपना, एक्सेप्टिंग एंड वैल्यूइंग डिफरेंसेस। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि जो डाइवर्स सिटीज़ होती हैं उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एंड उनकी हमें वैल्यू करनी चाहिए, एक तरह से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो डिफरेंसेस होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा सही है। सेकंड देख लेते हैं, यूजिंग सोशल कल्चरल बैकग्राउंड्स, यूजिंग सोशल कल्चरल बैकग्राउंड्स ऑफ चिल्ड्रन एज ए पेडागोजिक रिसोर्स। बिल्कुल स्टूडेंट्स, देखिए उनका जो सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड है उनको ऐसे यूज करना कि पेडागोजिक रिसोर्स की तरह यूज करना, बिल्कुल हम कहेंगे कि हमारा सेकंड ऑप्शन भी सही है। अकोमोडेटिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, देखिए डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को अकोमोडेट करना, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास में डाइवर्सिटीज हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि सी ऑप्शन भी हमारा सही है। एंड गिविंग स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस एंड सेटिंग यूनिफॉर्म बेंचमार्क्स। देखिए अब आप लोग ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म बेंचमार्क्स, यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म दिख रहा है एंड दिस इज अ नेगेटिव वर्ड। सो हम कहेंगे कि डी ऑप्शन हमारा गलत है एंड हमारा सही ऑप्शन होगा जिसमें ए बी एंड सी हो। ए बी डी है, ए बी सी डी है, ए बी डी है, तो ए बी सी हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। पढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ टीचर आस्क्स हर क्लास टू कवर शार्प edges of furniture with cotton and use touch and feel notice boards and books, the needs of which category of special learners is attempting to cater to। देखिए स्टूडेंट्स, अगर एक शिक्षक अपनी कक्षा को फर्नीचर के तेज मतलब जो नुकीले किनारे होते हैं को कपास से ढकने और टच एंड फील नोटिस और बोर्ड पुस्तकों का उपयोग करने के लिए कहता है, वे विशेष शिक्षार्थियों को किस श्रेणी की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास कर रही है? क्या इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं? देखिए इसमें क्या जा रहा है, विजुअल इम्पेयर्ड लर्नर्स को एक तरह से हम कह सकते हैं विजुअल इम्पेयर्ड लर्नर्स को यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा 12th का सही ऑप्शन हो जाएगा विजुअल इम्पेयर्ड लर्नर्स। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिफ्टेड चिल्ड्रन are best catered, gifted children are best catered by the educational programs that, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं ना उनको बेस्ट कैसे कैटर्ड किया जा सकता है, एक जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं को, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको किस प्रकार से कैटर किया जा सकता है, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार से किया जा सकता है। एम्फेसाइजेज मास्टरी ऑफ नॉलेज बाय रिकॉल। देखिए रिकॉल, किसी चीज़ को रिकॉल करना है ना, दिस इज नॉट अ गुड वे। मेक यूज ऑफ गिफ्ट्स एंड रिवॉर्ड्स, देखिए गिफ्ट देना एंड रिवॉर्ड्स देना इज नॉट ऑल्सो अ गुड वे। सिमुलेट देयर थिंकिंग एंड गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू एंगेज इन डाइवर्जेंट थिंकिंग। डेफिनेटली देखिए किसी भी स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, है ना, तो हम कहेंगे कि हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। कंट्रोल देयर एग्रेसिव बिहेवियर, उनके एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल करना, देखिए ऐसा भी कुछ नहीं है, तो हम कहेंगे कि हमारा थर्ड ऑप्शन इसमें सही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टूडेंट्स फेलियर इन स्कूल्स आर करेक्ट। देखिए स्टूडेंट जब स्कूल में फेल हो जाते हैं उनके बारे में इनमें से स्टूडेंट्स की जो फेलियर है उसके लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? Students belonging to certain castes and communities fail since they do not have ability। देखिए ये कितना कितना गलत, ये कहना कितना गलत है कि किसी एक सर्टेन कास्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं या किसी एक सर्टेन कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फेल होते हैं क्योंकि उनके पास में एबिलिटी नहीं होती। क्या हम ऐसा कह सकते हैं किसी भी कीमत पर? बिल्कुल नहीं कह सकते। तो ए ऑप्शन तो हमारा किसी कीमत पर सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं कि किसी एक सर्टेन कम्युनिटी या कास्ट के स्टूडेंट में एबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि एबिलिटी कभी भी जेंडर, कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी एट्सेट्रा पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि एबिलिटी किसी के अंदर भी हो सकती है। स्टूडेंट्स फेल इन स्कूल्स बिकॉज एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स आर नॉट ऑफर्ड फॉर देयर लर्निंग। क्या हम ऐसा कह सकते हैं
कि अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स नहीं दिए जाते हैं स्कूल में। वैसे देखिए, रिवॉर्ड्स देना या फिर रिवॉर्ड्स ना देना किसी बच्चे के फेलियर के लिए एक रीजन होना इतना ज़्यादा अच्छा साबित नहीं होता है, हम कह नहीं सकते। बट फिर भी अभी के लिए हम इसको सही मान के चलते हैं। एंड उसके बाद में देखेंगे कि, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ऑप्शन बेस्ड होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शन बेस्ड होते हैं। अगर ऑप्शंस में दिया हुआ है तो वो हमको मानना पड़ेगा। स्टूडेंट्स फेल बिकॉज टीचिंग इज नॉट डन इन अ मैनर इन विच इट इज मीनिंगफुल टू देम। बिल्कुल, देखिए ये तो डेफिनेटली होगा कि बच्चे फेल हो सकते हैं, क्योंकि अगर उनकी टीचिंग उस मैनर में नहीं कराई गई जिस मैनर में होनी चाहिए थी। स्टूडेंट्स फेल बिकॉज स्कूल सिस्टम डज नॉट कैटर टू इंडिविजुअल चाइल्ड। देखिए यहाँ पर तो हम बिल्कुल गलत कहेंगे इस वाले सेंटेंस को, क्योंकि यहाँ पर स्कूल के ऊपर, स्कूल के बारे में बात की कि भाई स्कूल जो सिस्टम है वो कैटर नहीं करता है इंडिविजुअल चिल्ड्रंस की नीड को। तो ऐसा हम थोड़ी कह सकते हैं कि भाई कि स्कूल इंडिविजुअल चिल्ड्रन की नीड को कैटर नहीं करते हैं, बल्कि आजकल के स्कूल इतने अच्छे हैं कि हर प्रकार की सुविधा वहाँ पर फैसिलिटीज दी जा रही हैं। तो ये कहना भी गलत होगा। अब हम ऑप्शंस में देख लेते हैं, क्या किसी ऑप्शन में ओनली बी ऑप्शन है? तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, क्या किसी ऑप्शन में ओनली ओनली सी ऑप्शन है? तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमको बी एंड सी मानना पड़ेगा, एंड बी एंड सी है थर्ड ऑप्शन में, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू स्टूडेंट्स रीड द सेम पैसेज येट कंस्ट्रक्ट एंटरली डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। देखिए, दो बच्चे हैं, सेम पैसेज को पढ़ते हैं, लेकिन वो एक सेम पैसेज को पढ़ के अलग अलग मीनिंग निकालते हैं ऑफ इट्स मीनिंग, यानी अलग अलग क्या करते हैं, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस करते हैं, अलग अलग उसकी मीनिंग निकालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट देम। अब इसके बारे में इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा? इट इज़ पॉसिबल बिकॉज द टीचर हैज़ नॉट एक्सप्लेन द पैसेज। क्या ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि टीचर ने उस पैसेज को एक्सप्लेन नहीं किया? नहीं, ये तो भाई बच्चों की खुद की अंडरस्टैंडिंग है ना, उनको खुद से समझना चाहिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड द स्टूडेंट्स नीड टू री रीड द पैसेज। अब ये बोल रहे भाई ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चे अलग अलग मीनिंग निकालें। तो ऐसा भी नहीं है भाई, पॉसिबल तो है कि बच्चे अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं किसी एक पैसेज की। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज स्टूडेंट फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल्स इन वेरिड वेज। बिल्कुल, देखिए अलग अलग फैक्टर्स वर्क करते हैं किसी भी पैसेज को पढ़ रहे हैं एंड किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग पर। तो हम कहेंगे कि थर्ड ऑप्शन अपना सही होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज लर्निंग इज नॉट मीनिंग मेकिंग। और क्या ये पॉसिबल नहीं है कि क्योंकि लर्निंग मीनिंग मेकिंग नहीं है, तो ऐसा भी कहना गलत है। तो हम कहेंगे कि हमारा सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की वीडियो नहीं देखी है, अगर इसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप लोग यह जानकारी भी ले लीजिएगा। इसकी भी हमने एक पर्टिकुलर एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, लर्निंग इज डैश एंड डैश इन इट्स कैरेक्टर। लर्निंग क्या क्या है? क्या देखिए, लर्निंग एक पैसिव से पैसिव हो सकती है? तो पैसिव तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। पैसिव तो देखिए ना ही, ये नहीं हम कह सकते हैं कि लर्निंग का पैसिव होना तो पॉसिबल है ही नहीं। एंड इसमें देखिए थर्ड ऑप्शन भी आपको पैसिव दिख रहा होगा, तो फर्स्ट एंड थर्ड को तो हम डायरेक्टली गलत कर सकते हैं। अब या तो हमारा सेकंड होगा या फिर हमारा फोर्थ होगा। अब देखिए फोर्थ में हम जब देखते हैं एक्टिव तो है, बट क्या ये सिंपल प्रोसेस है? तो नहीं, बल्कि सोशल प्रोसेस है। तो हम कहेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी लर्निंग क्या है? एक्टिव एंड सोशल है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू इनेबल स्टूडेंट्स टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड बिकम इफेक्टिव लर्नर्स, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर टू। देखिए स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट बनाना, यानी इंडिपेंडेंटली थिंक करने के लिए एबल बनाना, एंड इफेक्टिव लर्नर्स बनाने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, या फिर एक टीचर क्या करते हैं? टीच स्टूडेंट्स हाउ टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। देखिए बिल्कुल, स्टूडेंट्स को ये टीच किया जाना चाहिए कि वो अपनी खुद की लर्निंग को कैसे मॉनिटर करें
ऑफर रिवॉर्ड्स, देखिए रिवॉर्ड्स ऑफर करना कोई एक अच्छा वे नहीं होता है। ये रिवॉर्ड्स के लिए अगर बच्चे पढ़ते हैं तो वो जो मोटिवेशन है वो कुछ समय तक के लिए ही होता है। रिवॉर्ड्स के लिए जो मोटिवेशन है वो हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो सकता। गिव इंफॉर्मेशन इन स्मॉल यूनिट्स ऑफ चंक्स, क्या स्मॉल यूनिट्स ऑफ चंक्स में इंफॉर्मेशन देना, देखिए स्मॉल यूनिट्स में इंफॉर्मेशन देना अच्छा साबित हो सकता है, बट जो सवाल में पूछा रहा है ना, थिंक इंडिपेंडेंटली एंड इफेक्टिव लर्निंग, इफेक्टिव लर्नर्स को बनाना, इसके लिए ये ऑप्शन सही नहीं है। प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू मेक इट इजियर टू रिकॉल, देखिए क्या रिकॉल को, सिर्फ रिकॉल इजी करने के लिए, अगर हम रिकॉल को ईजी कर दें कि भाई स्टूडेंट को रिकॉल करना ईजी हो जाए, तो क्या ये इफेक्टिव लर्निंग या इंडिपेंडेंट थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए हम कहेंगे कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ अ टीचर वांट्स हर स्टूडेंट्स टू एक्वायर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अगर एक टीचर ये चाहती है या फिर एक टीचर ये चाहता है कि उसके स्टूडेंट्स एक्वायर करें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, द स्टूडेंट शुड बी इंगेज इन एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व, तो स्टूडेंट्स को कैसे एक्टिविटीज़ में इंगेज होना चाहिए? क्या उनको रिकॉल, मेमोराइजेशन एंड कंप्रहेंशन में इन्वॉल्व होना चाहिए? देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि मेमोराइजेशन, रिकॉल करना, मेमोराइजेशन करना एंड रोट मेमोराइजेशन करना, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, इनसे हमको बचना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड वर्कशीट्स कंटेनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्या स्ट्रक्चर्ड वर्कशीट्स जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जिनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उनसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होंगी? तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ड्रिल एंड प्रैक्टिस को भी हम नेगेटिव वर्ड मानते हैं एंड ड्रिल एंड प्रैक्टिस भी नहीं हो सकता। इंक्वायरिंग, देखिए इंक्वायरी करना डेफिनेटली, रीजनिंग करना एंड डिसीजन मेकिंग करना, ये तीनों वर्ड्स पॉजिटिव वर्ड्स हैं एंड ये तीनों वर्ड्स शो करते हैं मीनिंगफुल लर्निंग को एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स को। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अपना 19th क्वेश्चन है, नॉलेज, सॉरी, नोइंग द नेव कंसेप्शंस दैट स्टूडेंट्स ब्रिंग टू द क्लासरूम। देखिए जो नेव कंसेप्शंस हैं जो कि स्टूडेंट्स अपने क्लासरूम में लेकर आते हैं, अब उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, हम ऑप्शंस देख के बात करेंगे। डज नॉट सर्व एनी पर्पज ऑफ द टीचर, देखिए डज नॉट सर्व एनी पर्पज ऑफ द टीचर, pulls down the teacher's morals since it increases his work, helps the teacher to plan teaching more meaningfully, hampers the teacher's planning and teaching। देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन। अब ऐसा क्यों? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है कि नेव कंसेप्शंस जो कि स्टूडेंट्स अपने साथ में लेकर आते हैं एक क्लासरूम के अंदर। अब नेव कंसेप्शंस क्या होते हैं? जो स्टूडेंट्स के अंदर कुछ गलत धारणाएं होती हैं, यानी एक तरह से स्टूडेंट्स का कुछ मानना होता है कि भाई शायद ऐसा होता है, शायद ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि जब मैं छोटा था उस समय मुझे ऐसा लगता था कि जो समुद्र का जो पानी होता है ना, सपोज कीजिए यहाँ पर एक समुद्र है, बहुत बड़ा ये समुद्र है, समुद्र का जो पानी होता है ना, देखिए अब तो हम लोगों को पता कि वो भाप बनकर आसमान में उड़ता है और उसके बादल बन जाते हैं, बट किसी समय मुझे ऐसा लगता था कि जो बादल है ना वो डायरेक्टली यहाँ से पानी पीते हैं समुद्र से, और एक पाइप ऐसे पाइप जाता है और उसके थ्रू बादल में पानी जाता है और बादल बाद में वर्षा करते हैं। तो ये क्या था? मेरा नेव कंसेप्शन था, यानी मेरी एक ऐसी अवधारणा थी, मेरी ऐसी धारणा थी जो कि गलत थी एक तरीके से, और जो मुझे नहीं पता था। तो ऐसे कंसेप्शंस को बोलते हैं नेव कंसेप्शंस। अब जब बच्चों की, और देखिए ऐसे कुछ ना कुछ नेव कंसेप्शंस ना हर एक बच्चे को होते ही है बचपन के समय, तो इसीलिए हम कहेंगे कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हेल्प्स द टीचर टू प्लान टीचिंग मोर मीनिंगफुली, कि ऐसे कंसेप्शंस क्या करते हैं? टीचर्स को मोर मीनिंगफुली पढ़ाने में हेल्प करते हैं, प्लान बनाने के लिए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, कि इनमें से कौन से फैक्टर हैं जो कि लर्निंग को अफेक्ट करते हैं? मोटिवेशन एंड
ऑफ द लर्नर, देखिए लर्नर का जो मोटिवेशन है, क्या वो लर्निंग को अफेक्ट नहीं करता? डेफिनेटली। अगर कोई बच्चा कम मोटिवेटेड होगा तो उसकी लर्निंग अफेक्ट होगी, अगर कोई बच्चा ज़्यादा मोटिवेटेड होगा तब भी उसकी लर्निंग उसी प्रकार से अफेक्टेड होगी, उसकी लर्निंग अच्छी होगी। मैचुरेशन ऑफ द लर्नर, देखिए मैचुरेशन भी अफेक्ट करता है, टीचिंग स्ट्रेटजीज भी अफेक्ट करती हैं, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर। यानी हम कह सकते हैं इसके सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो हम देख लेंगे सारे ऑप्शन ए बी सी डी, यानी हम कहेंगे सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, ए बी सी एंड डी। पढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 21। मीनिंगफुल लर्निंग इज, कि मीनिंगफुल लर्निंग क्या होती है? इमिटेशन ऑफ एडल्ट्स, क्या मीनिंगफुल लर्निंग इमिटेशन को हम कह सकते हैं? देखिए ऐसा कैसे कह सकते हैं? इमिटेशन का मतलब होता है कि किसी के पीछे पीछे कुछ चीज़ें रिपीट करना। तो क्या किसी के पीछे कुछ रिपीट करना ये एक मीनिंगफुल लर्निंग हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। पेयरिंग एंड एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्सेज, देखिए स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेज की आपने थ्योरी पढ़ी होगी, एंड अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े तो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेज की थ्योरी पढ़ लीजिएगा। काफ़ी अच्छी थ्योरी है, एंड इसको हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो ये भी हमारी मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होती है। पैसिव रिसीविंग ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन, देखिए पैसिव, आप लोग जानते हैं कि पैसिव लर्निंग एक नेगेटिव वर्ड है, तो अब हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली बिना पढ़े। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 3 ऑप्शंस गलत हो चुके हैं। देखिए एक्टिव क्रिएशन, डेफिनेटली एक्टिव क्रिएशन होगा ऑफ नॉलेज का। स्ट्रक्चर्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, और पर्सनल एक्सपीरियंस से स्ट्रक्चर्स होंगे, तो इसीलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल्स में जानने की कोशिश की कि कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव वर्ड्स को भी जाना, एंड टॉप 20 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आउट ऑफ 20 आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।